नमस्कार दोस्तों, मैं दीपचंद गुसाईवाल रामानुज कंपटीशन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं हिंदी से हूं, आपको हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। जैसा कि हिंदी हमारे सभी एग्ज़ाम में आती है, जैसे कि रीट का एग्ज़ाम हुआ, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ, आरएस का एग्ज़ाम हुआ, एसआई का एग्ज़ाम हुआ। इसके अलावा और भी बहुत से एग्ज़ाम है, एसएससी का है, जिसके अंदर हिंदी बहुत काम में आती है। तो हिंदी का अध्ययन हमें किस प्रकार करना चाहिए, उसको मैं आपको यहाँ समझाने आया हूँ, पढ़ाने आया हूँ। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम चलते हैं हिंदी भाषा की ओर। हिंदी हमारी भाषा है जिसे संविधान ने 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक है, इसीलिए इस 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है, अभिव्यक्ति का माध्यम है। अर्थात हम अपने विचारों को किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति के समक्ष रख सकते हैं या उसके विचारों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, उसके लिए किसका होना जरूरी है? भाषा का होना जरूरी है। एक हमारे गुरु हैं जिनका नाम है गुरु कामता प्रसाद, हिंदी के अच्छे लेखक हुए, विद्वान हुए। उन्होंने कहा है कि भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं और दूसरों के विचारों को भली भांति हम समझ सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है। इसी से राजभाषा अधिनियम बना है। राजभाषा अधिनियम जो सन 1963 में बना है। इस राजभाषा अधिनियम के नियम बनाए गए हैं जो 1976 से बने हैं और अभी तक 2011 तक संशोधित चल रहे हैं। अर्थात इनमें कुछ ना कुछ संशोधन होता रहता है। फिर अनुच्छेद की बात आती है इसके अंदर कि भाषा तो है, लेकिन भाषा को किस अनुच्छेद के अंदर हमें शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद आते हैं हमारे पास 343 से 351, जिसमें हमारी भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, जिसमें हमारी भाषाओं का क्या है? उल्लेख है। संविधान के द्वारा बताई गई कुल भाषाएं हैं उसमें। इसमें हिंदी जो कि हमारी राजभाषा है और लिपि आती है हमारे पास देवनागरी। कौन सी लिपि आती है? देवनागरी लिपि आती है। देवनागरी लिपि, अब लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि के लिए हमारे पास देखिए आप, लिपि अर्थात जो हम बोल रहे हैं उन्हें किसी ना किसी प्रकार से समायोजित करके हम जब उसका लिखित रूप में वर्णन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? लिपि। समायोजित रूप से लिखना, यही क्या कहलाती है? लिपि। और हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार और। उतार लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास भाषा के रूप। किसके रूप? भाषा के रूप, यानी कि जिसे हम कह सकते हैं टाइप, यानी प्रकार कितने होते हैं।
तो नॉर्मल रूप से सबसे पहली भाषा होती है हमारे पास मौखिक भाषा। कौन सी भाषा? मौखिक भाषा। दूसरी होती है हमारे पास लिखित भाषा। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। मौखिक भाषा के अंदर जैसे मैंने कहा ए, क्या कहा? ए। मैंने कहा आ, मैंने कहा राम, मैंने कहा श्याम, तो ये सारा का मैंने क्या किया? केवल उच्चारण किया और आप लोगों ने इसको सुना। तो मेरे द्वारा बोली गई भाषा कौन सी हो गई? मौखिक हो गई। अब इसी भाषा को, इन्हीं शब्दों को मैं वापस कहता हूँ कि मैंने कहा ए, तो मैंने क्या किया? इस ए को एक लिपि प्रदान कर दी। मैंने कहा राम, तो ये राम मैंने लिपि में बद्ध कर दिया। तो ये हो गई हमारी कौन सी भाषा? लिखित भाषा। अर्थात जिसको हमने लिख दिया किसी चिन्ह के माध्यम से, वो हमारी लिखित भाषा होती है। और केवल उच्चारण मात्र करना, वो कहलाती है हमारी मौखिक भाषा। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर एक और भाषा होती है। तो भाषा के मुख्यतः जो रूप हैं वो तो आपके दो ही रहेंगे, मौखिक और लिखित। लेकिन तीसरी भाषा हम प्रयोग में ले सकते हैं जिसका नाम है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक भाषा। अब नाम से ही कन्फर्म हो रहा है सांकेतिक। सांकेतिक का मतलब होता है संकेत के द्वारा की गई भाषा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारे पास चौराहे पर खड़ा पुलिस। चौराहे पर खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला, ट्रैफिक पुलिस वाला। आपने देखा होगा उसको कि वो किस प्रकार से यातायात को बाधित होता है, उसको निकालता है। आपने उसको देखा होगा, वो सीटी बजाता है, सीटी बजाकर हाथ का इशारा करता है ऐसे। इसका मतलब है कि इधर वाले रुक जाओ, और फिर हाथ का इशारा करता है इस प्रकार से, अर्थात इधर वाले निकल जाओ। फिर इधर वालों को रोकता है, इधर वाले निकल जाओ। तो चौराहे पर जो खड़ा ट्रैफिक पुलिस वाला होता है वो कौन सी भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक। हम लोग मौखिक का भी करते हैं, लिखित का भी करते हैं, सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से बात आए तो आपको दो ही बतानी है, मौखिक और सांकेतिक। ऑप्शन में दो नहीं हो तो आप उसको तीसरा रूप भी दे सकते हो। तो ये तीन प्रकार की हमारी भाषा के रूप हो गए। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर भाषा तो हो गई, लेकिन बोली क्या होती है? अब लोग बाग ये सोचते हैं कि जो भाषा है वही क्या है? हमारी बोली है। लेकिन नहीं, दोनों में क्या है? अंतर है। भाषा एक देश की भाषा होती है। भाषा किसकी होती है? देश की होती है। और बोली जो होती है वो एक क्षेत्र विशेष की होती है। बोली एक क्षेत्र विशेष की होती है। जैसे आपने भाषा को देखा होगा, हम भाषा के द्वारा हम साहित्य में रचना करते हैं। किस में रचना करते हैं? साहित्य में रचना। किसके माध्यम से? भाषा के द्वारा। लेकिन बोली के द्वारा साहित्य नहीं लिखा जाता। साहित्य बोली में नहीं लिखा जाता। फिर इसके बाद आपने देखा होगा कि भाषा जो होती है वो, इसी में देख लेते अपन, भाषा कौन सी होती है? व्याकरण सम्मत होती है। यानी उसमें व्याकरण के कोई ना कोई नियम होंगे। लेकिन बोली जो होती है उसमें व्याकरण के नियम नहीं होते। व्याकरण नियम नहीं होते हैं। फिर इसी के अंदर आपने देखा हो भाषा के अंदर कि ये विस्तृत होती है। क्या होती है? विस्तृत होती है। और जबकि ये क्या होती है हमारे पास? सीमित रूप में होती है। यानी उस क्षेत्र से हम बाहर निकल गए तो भाषा भी सीमित हो जाएगी, और भाषा जो बोली सीमित हो जाएगी, और भाषा जो है वो विस्तृत होती है, व्याकरण सम्मत होती है, और जिसकी साहित्य में रचना आसानी से हम कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले। यस, नेक्स्ट आता है हमारे पास व्याकरण के विभाग। कि व्याकरण के कौन कौन से विभाग होते हैं? तो व्याकरण के विभाग होते हैं हमारे पास तीन। कौन विभाग? कितने विभाग होते हैं? तीन। जिसमें पहला आएगा आपके पास वर्ण विभाग। कौन सा विभाग? वर्ण विभाग। सेकंड आएगा आपके पास शब्द विभाग। कौन सा विभाग? शब्द विभाग। तीसरा आएगा हमारे पास वाक्य विभाग। कौन सा विभाग? वाक्य विभाग। अब इसके अंदर भी आप ये देख लीजिए कि जैसा ही मैंने सबसे पहले लिखा है वर्ण विभाग,
तो आपको कन्फर्म हो जाना चाहिए कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण में आते हैं हमारे पास स्वर और व्यंजन, इन दोनों का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे अपन भाषा की शुरुआत करने के बाद जो पहला टॉपिक आएगा जिसे हम आधार भी कहते हैं, उस समय इनका आराम से अध्ययन करेंगे अपन आसानी से। तो वर्ण के अंदर आ जाएगा हमारे पास स्वरों का विभाजन किस प्रकार से है, व्यंजन का किस प्रकार से, उच्चारण किस प्रकार से है और इनका उच्चारण किस प्रकार से है। ठीक है। सेकंड आता है शब्द विभाग। वर्णों का जो समूह होता है वही क्या बनता है, पद या शब्द। अब बहुत से लोग हैं पद और शब्द को एक ही मानते हैं, लेकिन ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं। संस्कृत में पद काम में आता है, हिंदी में हम शब्द काम में लेते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों शब्द एक नहीं हैं। स्वतंत्र रूप से यदि हम कोई शब्द लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम, तो ये क्या है, शब्द है। मैंने लिखा श्याम, ये भी क्या है, शब्द है। लेकिन इन दोनों उदाहरण को लेकर मैं यदि एक वाक्य की रचना कर देता हूँ कि राम और श्याम जाते हैं, राम और श्याम जाते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये स्वतंत्र थे, तो ये क्या थे, हमारे पास शब्द थे। लेकिन जब इन्हीं शब्दों को मैंने एक वाक्य में जमा दिया क्रम रूप से, तो ये सारे के सारे अब क्या बन गए, ये सारे के सारे बन गए अब पद बन गए। ठीक है। तो पद और शब्द में ये अंतर ध्यान रखना कि स्वतंत्र रूप से यदि कोई हमने शब्द लिखा है तो वो शब्द है, लेकिन उन्हीं शब्दों को हमने एक वाक्य के अंदर समायोजित करके लिख दिया तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। तीसरा आता है वाक्य विभाग। तो वाक्य विभाग, वर्णों का समूह मिलकर बना पद या शब्द, और शब्दों का समूह मिलकर क्या बन जाएगा, हमारे पास वाक्य बन जाएगा। शब्दों का समूह है वाक्य। ठीक है। अब इसके अंदर हमको देखना होगा कि वाक्य के विभाग कितने होते हैं, कौन कौन से वाक्य होते हैं। जैसे शब्द होते हैं दो प्रकार के, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिनका रूप बदल जाता है, विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना। और अविकारी का मतलब होता है परिवर्तन नहीं होना। तो ये भी हमारे पास चार भाग में 4 शब्द हमारे पास विकारी हैं, 4 शब्द हमारे पास अविकारी हैं। तो जिसमें परिवर्तन होता है वो तो होता है विकारी, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी। अब जैसे आपके पास आ गया संज्ञा, दूसरा आ गया सर्वनाम, तीसरा आ गया विशेषण, और चौथा आ गया आपके पास क्रिया। तो ये 4 शब्द होते हैं हमारे पास विकारी, अर्थात इनमें किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द। और 4 होते हैं अविकारी। अविकारी में आता है आपके पास क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, एक आता है हमारे पास समुच्चय बोधक, और एक आता है लास्ट में विस्मयादि बोधक। तो ये 4 विकारी और ये 4 विकारी, इन चारों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इन्हें हम कहते हैं अविकारी। और इनमें परिवर्तन हो जाता है, इसलिए हमने इनको कह दिया विकारी। इनके साथ ही एक शब्द और दिया हुआ होता है हमारे पास निपात। क्या दिया हुआ होता है, निपात। बहुत से व्यक्ति इस शब्द में कन्फ्यूजन में हैं कि निपात होते क्या हैं। तो आपने कभी कभी वाक्य के बीच में देखा होगा भी मिलेगा, तक मिलेगा, मात्र मिलेगा। तो ऐसे जो वाक्य में शब्द मिलते हैं, ये सारे के सारे शब्द किसका काम करते हैं, निपात का काम करते हैं। अर्थात इन शब्दों पर किसी न किसी प्रकार का बल दिया जाता है। जैसे कि वह अभी तक नहीं आया, तो मैंने फोर्स किस पे किया, तक पे, अर्थात ये क्या कहलाएगा, आपका निपात कहलाएगा। यस, स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने देखी थी हमारे पास हिंदी भाषा की जो नॉर्मल जानकारी होती है, वो मैंने आपको दी बोर्ड के माध्यम से, क्लासेज के माध्यम से। अब अपन चलेंगे, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है हिंदी भाषा के अंदर, वर्ण। कौन सा टॉपिक आता है, वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण होता क्या है। देखो, वर्ण का अर्थ होता है हमारे पास रंग भी होता है, जाति भी होता है। ठीक है,
वर्ण को हम क्या कह सकते हैं? रंग कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं। और प्राचीन समय में यदि वर्ण की बात की जाए तो हमारे पास 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब पूरा जो समाज था वो 4 भागों के अंदर हमारे पास बटा हुआ था। ब्राह्मण वर्ग यानी सबसे ऊपर माना जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय यानी रक्षा करने का काम करता था, कोई भी हमारे पास युद्ध या आक्रमण की शंका होती थी तो वो सारा काम कौन करता था? क्षत्रिय। वैश्य वर्ण का फिक्स था कि उनको केवल व्यापार ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और जो लास्ट वर्ण था हमारे पास शूद्र, उसका कार्य था इन 3 वर्णों की सेवा शुश्रूषा करना। तो इस प्रकार से वर्ण का अर्थ वो भी होता है 4 प्रकार के समुदाय, तो हम रंग भी कह सकते हैं, जाति भी कह सकते हैं। तो वर्ण होते क्या हैं, किसे कहते हैं? तो लोग बाग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, संधि का क्वेश्चन आता है कोई भी, जैसे राम प्लस अयन। अब आपको ये तो पता है कि ये संधि का शब्द है, लेकिन ये संधि हुई कैसे है, कहाँ पर हुई है, किन वर्णों की हुई है, तो ये कंफर्म नहीं होता। हम इसका सीधा सा उत्तर लगा देते हैं रामायण। लेकिन इसका जब डेफिनेशन हम करते हैं, इसके अलग अलग विभाग करेंगे, तो हमें कंफर्म होता है कि हाँ 2 वर्ण यहाँ पर है और इन दोनों वर्णों के बीच में संधि होकर क्या बना है? आ। तो वर्ण ही तो मिले हैं, शब्द तो नहीं मिला। क्या मिले हैं? वर्ण मिले हैं। तो वर्ण क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारे पास स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि वर्ण किसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन आता है? वर्ण किसे कहते हैं, अर्थात वर्ण की परिभाषा क्या है? परिभाषा। परिभाषा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या परिभाषा है हमारे पास? कि भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अब बहुत से व्यक्ति ये भी नहीं जानते कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो मैंने कहा ए, ये भाषा की छोटी इकाई है। मैंने कहा आ, ये भी भाषा की छोटी इकाई है। मैंने कहा रे, ये भी भाषा की छोटी इकाई है। लेकिन ये है क्या? ये एक तो 2 तो स्वर है और ये एक हमारे पास रे व्यंजन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। फिर इसके बाद आता है कि लोग बाग कंफ्यूज होते हैं कि एक और शब्द आता है कि अक्षर क्या होता है, कि अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर का मतलब होता है ए प्लस शर, अर्थात जिसका कभी क्षय, क्षय का मतलब होता है नाश, जिसका कभी क्षय ना हो, अर्थात जिसका कभी नाश ना हो उसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक है। फिर एक शब्द आता है हमारे पास ध्वनि, कि ध्वनि किसे कहते हैं? तो ध्वनि ही क्या होता है? अक्षर भी होता है। मैंने ध्वनि में कहा ए, तो ये ए रहा, तो ये क्या? ये भी अक्षर है। वर्ण के अंदर आ गया आपके पास अक्षर, ध्वनि, शब्द हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारे पास वाक्य। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको नॉर्मल जानकारी कि वर्णों का समूह मिलकर क्या बनता है? शब्द बनता है। वर्णों का समूह है, शब्द बनता है, और शब्दों का समूह है, शब्दों का समूह है किसका निर्माण करते हैं? वाक्य का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद जब छोटे छोटे वाक्य मिलते हैं तो हमारे यहाँ निर्माण हो जाता है एक और शब्द का, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपने पुस्तक देखी होगी, पुस्तक में कुछ अनुच्छेद होते हैं छोटे, यानी 4 या 5 लाइनों का एक गद्यांश होता है, और कुछ होते हैं बड़े जिसमें 5 से 10 लाइनों का गद्यांश होता है, तो उसे हम अनुच्छेद कह सकते हैं। और जब इन सब का क्रम से हम अध्ययन करते हैं तो उसके बाद निर्माण होता है हमारे पास किसका? भाषा का, और एक पुस्तक हमारे पास तैयार हो जाती है। ठीक है। तो वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अक्षर जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो। ध्वनि, अक्षर को हम ध्वनि भी कहते हैं। अधिकतर एग्जाम में सबसे पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि भाषा की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन में होता है हमारे पास स्वर, अक्षर, ध्वनि और वर्ण। तो हमको क्या करना है? वर्ण करना है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई लिखित रूप में किसमें आता है?
कि लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपको वहाँ पर करना है वर्ण। और नॉर्मल रूप से ये क्वेश्चन भी आता है तो इसमें भी आपको करना है वर्ण। यदि यहाँ पे लिखित नहीं आती है तो उस समय आपको कर देना है ध्वनि। इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये देखो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कि भाषा के सबसे छोटी इकाई, ऑप्शन में वर्ण है तो आप वर्ण कर दो। यदि ध्वनि दे रखी है तो फिर क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो कि क्या पूछ रहा है, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण तो हम किसका करते हैं, केवल ध्वनि का करते हैं। मैं भी आपके सामने बोल रहा हूं तो ध्वनि है, तो अर्थात भाषा की छोटी इकाई उच्चारण के आधार पर ध्वनि और लिखित आधार पर आ जाए तो वर्ण। उदाहरण लें, शुरू करते हैं हमारे पास वर्ण। वर्ण नंबर 1 पे आएगा हमारे पास स्वर, सेकंड आ जाएगा हमारे पास व्यंजन। क्या आ जाएगा, व्यंजन। अब इनमें सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम स्वर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं स्वर। तो देखो, जब वायु मुख में से बिना रुकावट के बाहर निकले, जब वायु मुख में से बिना रुकावट के बाहर निकले तो उसे हम क्या कह देंगे, स्वर कह देंगे। और जब वायु मुख में रुककर बाहर निकले तो उसे हम क्या कह देंगे, व्यंजन। देखो, जैसे मैंने उच्चारण किया ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ये हमारे पास हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर हैं। प्लस इधर आते हैं हमारे व्यंजन। मैंने कहा क, ख, ग, घ, अंग। इसके अंदर देखिए, मैं इन वर्णों का उच्चारण एक श्वास में कर सकता हूँ। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। मैं कहीं रुका अर्थात मैं नहीं रुका। ठीक है, एक बार मैं इनका उच्चारण करता हूँ, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, क, ख, ग, घ, अंग। अब आपने देखा होगा कि जब मैंने इनका उच्चारण किया तो मैं कहीं नहीं रुका, और जब मैंने इनका उच्चारण किया तो बीच बीच में मेरे को थोड़ा रुकना पड़ा। तो जब वायु मुख में से, जब वायु मुख में से बिना रुकावट के बाहर निकलती है, स्वर कहते हैं। जब वायु मुख में से रुककर बाहर निकलती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। यदि बिना रुकावट के, इनका उच्चारण आप भी करके देख सकते हैं, आपको कहीं भी बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। और जब आप इनका उच्चारण करेंगे व्यंजन का तो आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा। तो जो रुककर वायु मुख से बाहर निकलती है उसे व्यंजन कहते हैं, और बिना रुकावट के बाहर निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में मुख्य रूप से स्वर ये हैं। व्यंजनों का विभाग आगे पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्वर को देखते हैं। तो ये हो गई हमारे पास स्वर की परिभाषा। अब स्वर कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से स्वर हमारे पास होते हैं मूल स्वर, मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर, तीनों एक ही नाम है। तो हमारे पास टोटल स्वर हैं, इनमें से ऐसे कौन से स्वर हैं जिन्हें मूल स्वर, ह्रस्व स्वर या छोटे स्वर कहते हैं। तो आते हैं हमारे पास ए, ई, ऊ और ये री। ये 4 स्वर होते हैं। इन 4 स्वरों को कहा जाता है मूल स्वर, ह्रस्व स्वर और छोटे स्वर। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास दूसरा आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर, बड़ा स्वर। ये होते हैं हमारे पास संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। 8 होते हैं हमारे पास दीर्घ स्वर।
एक हिंदी साहित्य में पहले हिंदी के अंदर व्याकरण में चलता था हमारे पास लिरी, लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग बंद हो चुका है। पहले काउंट में होता था लेकिन अब इसका प्रयोग बंद हो चुका है। इसका भी प्रचलन में है लेकिन ये अभी संस्कृत में चलता है। आजकल के जो लोग हैं इस री के स्थान पर हमारे पास ये छोटा री काम में लेने लग गए हैं, इस री वाले ऋषि के स्थान पर, इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद आता है तीसरा हमारे पास प्लुत स्वर। कौन सा स्वर? प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के हमारे पास आता है एक चिन्ह आता है इसके अंदर जिसे हम हिंदी का तीन कहते हैं, और आपने इसका उदाहरण देखा होगा। ओम का जो एक नाम है उसके अंदर ये हिंदी का तीन लगा हुआ आता है। इस तीन का मतलब क्या है? देखो, जो मूल स्वर हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो इनमें एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? एक मात्रा का, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर का जब हम उच्चारण करते हैं तो इनमें दो मात्रा का समय लगता है, यानी मात्रा मूल स्वर से दुगनी हो जाएगी। नाम है दीर्घ तो इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। और तीसरा आता है हमारे पास प्लुत स्वर, जिसका उदाहरण है सबसे अच्छा ओम। ओम के अंदर देखो अपने तीन का चिन्ह बना हुआ है। इसका मतलब है कि इस ओ की जो ध्वनि है इसको आप तीन बार खींचो, ओ, ये ओ और ये मैं, इसे कहते हैं हम प्लुत स्वर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, आप इसको ऐसे लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ये गलत वेरिएशन है। हमको कैसे लिखना है? ये, अर्थात इस चिन्ह का मतलब ही है कि तीन बार हमें किसकी ध्वनि करनी है? ओ की ध्वनि करनी है। तो ये स्वरों का नॉर्मल रूप से विभाजन है। विस्तार से जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला आता है हमारे पास उच्चारण अवधि के अनुसार, दूसरा आएगा इसमें उच्चारण स्थान के अनुसार। तो अलग अलग है, इसमें विभाजन है कम से कम तीन प्रकार से। यस, उतार लें। हम पढ़ लेते हैं स्वरों का वर्गीकरण। ये तो मैंने नॉर्मल आपको जानकारी दी थी, लेकिन वर्गीकरण के हिसाब से पढ़ने से चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है, अर्थात कहीं हम धोखा नहीं खाते। जैसे स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया मुख्यतः 5 भागों के अंदर किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों के अंदर। सबसे पहला वर्गीकरण जो यही था, मैं इसको वापस आपको बता देता हूँ। सबसे पहला होता है हमारे पास उच्चारण की अवधि। अवधि का मतलब होता है समय, कि उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। तो उच्चारण में जो समय लगा है उसके अनुसार कितने भाग हो गए? इसके 3 भाग हो गए। 3 भाग में सबसे पहला आता है हमारे पास ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर? ह्रस्व स्वर आता है, जिसको हम कह सकते हैं, परिभाषा में आपको लिखा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, ए, ई, उ और ये री। दूसरा आता है हमारे पास दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। इसकी परिभाषा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगे, यानी एक मात्रा मतलब कम समय, द्विमात्रा मतलब दुगना समय। तो इनसे जस्ट दुगना समय लगेगा। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और ये औ। तीसरा आता है हमारे पास प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से
तिगुना समय लगे, ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे। इसके अंदर आपके पास आ जाएगा एकमात्र उदाहरण मिलता है हमको ओम का। प्लस स्वर का कोई भी नाम आता है तो आप सीधा सा ओम का उच्चारण लिख दो, ओम का भी नाम लिख दो, आपका हो जाएगा। परिभाषा तीनों की समान है, आप आसानी से याद कर सकते हो कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है तो वो ह्रस्व स्वर हैं, जिसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से यानी पहले वाले स्वर से दुगना समय लगता है तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और तीसरा सीधा सा है प्लुस स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना यानी इसी स्वर से तो दुगना लगना है, इसी स्वर से तिगुना लगना है, तिगुना लगता है तो त्रिमात्रिक होता है। त्रिमात्रिक के लिए हमारे पास चिन्ह आता है उ, हिंदी का जिसे हम तीन कहते हैं, उसके अनुसार ही उच्चारण होता है। उतार लीजिए इसे। यस, पहला वर्गीकरण था उच्चारण की अवधि के अनुसार। दूसरा वर्गीकरण आता है हमारे पास उच्चारण के आधार पर। पहला उच्चारण की अवधि थी, दूसरा है उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर इसके विभाजन होते हैं हमारे पास दो, जिसमें पहला आ जाएगा आपके पास अनुनासिक। कौन सा आता है? अनुनासिक, जिसको हम चंद्र बिंदु लगाकर भी लिखते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख के साथ नाक से भी बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अनुनासिक वर्ण को हम किसके लगा चंद्र बिंदु लगाकर भी हम लिखते हैं। इसमें आपके री को छोड़कर शेष सभी स्वर अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक होते हैं, जैसे आँख, कांच आदि। आपने देखा होगा कि आपको चंद्रबिंदु री के अलावा सभी 10 जो स्वर होते हैं वहाँ मिल जाएगा, लेकिन क्या कभी आपने री के ऊपर इस प्रकार से चंद्रबिंदु देखा है? नहीं देखा होगा। तो री एक ऐसा स्वर है जिसको छोड़कर सारे के सारे जो 10 स्वर हैं वो हमारे पास होते हैं अनुनासिक स्वर होते हैं। और दूसरा आता है हमारे पास निर अनुनासिक या अनुनासिक। जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है, जिन वर्णों का उच्चारण केवल मुख से होता है वो निर अनुनासिक या अनअनुनासिक वर्ण कहते हैं। और जिनका मुख और नाक दोनों की सहायता से होता है वो कहलाते हैं हमारे पास अनुनासिक स्वर। अब इसमें अनुनासिक स्वर में तो आपने देखा हो कि चंद्रबिंदु ऊपर लगा हुआ है, लेकिन निर अनुनासिक में जो वर्णमाला के हमारे पास 11 स्वर हैं, वर्णमाला के सभी 11 स्वर निर अनुनासिक हैं, निर अनुनासिक हैं। उतार लीजिए इन्हें, स्क्रीनशॉट ले लें। यस, दो भाग हमने पढ़ लिए स्वरों के उच्चारण की अवधि के अनुसार, उच्चारण के आधार पर। तीसरा आता है हमारे पास जिह्वा के आधार पर। तीसरा आता है हमारे पास जिह्वा के आधार पर। तो हमारी जिह्वा को हमने बांट दिया कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। कितने भागों में? 3, जिसमें सबसे पहला आता है अग्रभाग। जिन वर्णों के उच्चारण में
जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय रहे। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का आगे वाला भाग सक्रिय रहे उसे हम क्या कहते हैं? जिह्वा का अग्रभाग। तो ऐसे हमारे पास स्वरों में वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा का जो आगे वाला भाग है वो सक्रिय होता है। वो हैं 4 वर्ण ई, ए और आई। ये 4 वर्ण ऐसे हैं, इनका कभी भी उच्चारण करेंगे तो हमारी जिह्वा का जो आगे वाला भाग है वो काम में ज़्यादा आता है। दूसरा आता है हमारे पास इसी में जिह्वा के आधार में मध्य भाग। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहे। तो जिह्वा के मध्य भाग के लिए एक ही वर्ण आता है हमारे पास आ। केवल आ का उच्चारण होता है वो जिह्वा के मध्य भाग से होता है। इसी में तीसरा आता है हमारे पास पश्च भाग। कौन सा भाग? पश्च भाग। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च का मतलब होता है पीछे वाला भाग, पश्च भाग सक्रिय रहे। अब शेष जितने भी वर्ण बच गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? आपके पीछे वाले में। कौन कौन से वर्ण बच गए? ए, उ, ओ, औ, और एक आता है हमारे पास कॉलेज या डॉक्टर वाला आ। री की गणना इसमें नहीं होगी। पूरे जो 11 स्वर हैं उसमें से री की गणना बहुत कम काम में आती है। तो तीसरा जो भाग है हमारे पास जिह्वा के आधार पर हमने बांट दिया इसको 3 भागों में। पहला अग्रभाग, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में हमारी जीभ का आगे वाला भाग जो फ्रंट हिस्सा है वो ज़्यादा काम में आता है, उसे हम कहते हैं जिह्वा का अग्रभाग। और 4 वर्ण आते हैं ई, ए और आई। दूसरा आता है मध्य भाग, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य वाला भाग सक्रिय रहे। तो एक ही वर्ण आता है, उसके अंदर हमारे पास आता है आ। तीसरा आता है पश्च भाग, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय रहे तो वह जीभ का पिछला भाग। और जो बाकी शेष बच गए वो वर्ण इसी में आ जाएंगे। एक आता है आपका अकार, उ, ओ, औ, और कॉलेज या डॉक्टर वाला जो आ कहते हैं ये वाला भाग। ठीक है, उतार लें इसे, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वरों के विभाजन में चौथा भाग। मैंने बताया था आपको कि स्वरों का जो विभाजन होता है 5 भागों से होता है, जिसमें से 3 हो गए हमारे पास, और चौथा भाग आता है हमारे पास ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। अब ओष्ठाकृति, ओष्ठ का मतलब होता है होठ। क्या होते हैं? ओष्ठ का मतलब होता है होठ। और आकृति, आकृति मतलब होता है उसका आकार। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों के आकार में परिवर्तन होता है? तो इसको भी हमने बांट दिया 2 भागों के अंदर। तो इसमें पहला आएगा हमारे पास वृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्ताकार में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की जो आकृति कैसी हो जाएगी? गोल हो जाती है। तो इसमें 5 आते हैं हमारे पास। एक तो आता है आ, एक आता है उ, एक आता है उ, एक आता है ओ, और एक आता है हमारे पास औ। ये 5 स्वर ऐसे आते हैं
जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। और दूसरा आता है हमारे पास अवृत्ताकार। अवृत्ताकार अर्थात जिसमें आकार गोल नहीं होता, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं होते हैं। अब इनके अलावा जो बच गए री को छोड़कर वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में। जैसे ए, ई, ऊ, ए, ई, बड़ी ई, ए, आई, ये है। और एक आ जाएगा इसमें आ, ये उतार लें आप, यस सर। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वरों के विभाजन में चौथा भाग। मैंने बताया था आपको कि स्वरों का जो विभाजन होता है 5 भागों से होता है, जिसमें से 3 हो गए हमारे पास, और चौथा भाग आता है हमारे पास ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर। अब ओष्ठाकृति, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, क्या होते हैं, ओष्ठ का मतलब होता है होठ, और आकृति, आकृति मतलब होता है उसका आकार। तो ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों के आकार में परिवर्तन होता है, तो इसको भी हमने बांट दिया 2 भागों के अंदर। तो इसमें पहला आएगा हमारे पास वृत्ताकार। वृत्ताकार, वृत्ताकार में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल हो जाते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की जो आकृति कैसी हो जाएगी, गोल हो जाती है। तो इसमें 5 आते हैं हमारे पास। एक तो आता है आ, एक आता है ऊ, एक आता है ऊ, एक आता है ओ, और एक आता है हमारे पास औ। ये 5 स्वर ऐसे आते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठों की आकृति कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है। और दूसरा आता है हमारे पास अवृत्ताकार। अवृत्ताकार अर्थात जिसमें आकार गोल नहीं होता, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोल नहीं होते हैं। अब इनके अलावा जो बच गए री को छोड़कर वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अवृत्ताकार में। जैसे ए, ई, ऊ, ए, ई, बड़ी ई, ए, आई, ये है। और एक आ जाएगा इसमें आ, ये उतार लें आप, यस सर। यस, 5वां भाग आता हमारे पास स्वरों के विभाजन में मुखाकृति, अर्थात मुख की आकृति के अनुसार, मुख की आकृति के अनुसार इसको हमने बांट दिया 4 भागों के अंदर। ठीक है। अब मुख की आकृति मतलब स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो कौन कौन से स्वर है जिसके अंदर मुख कम खुलता है, ज़्यादा खुलता है, कम से थोड़ा ज़्यादा खुलता है और पूरा मुख खुल जाता है। तो ऐसे विभाजन हमारे पास 4 हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारे पास संवृत। पहला आता है संवृत, दूसरा आता है हमारे पास विवृत, तीसरा आता है हमारे पास अर्धविवृत, अर्धसंवृत, और चौथा आता है हमारे पास अर्धविवृत।
तो 4 विभाजन है, समृत है, विवृत है, अर्ध समृत है और अर्ध विवृत है। तो सबसे पहला आता है समृत, अर्थात वर्णों के उच्चारण में मुख कम खुलता है, अर्थात वर्णों के उच्चारण में मुख कम खुलता है। तो वह स्वर कौन कौन से हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे पास मुख कम खुलता है? तो 4 हैं, ई, ऊ और ऊ। ठीक है, तो 4 प्रकार के जो स्वर हैं जब इनका उच्चारण करेंगे तो इनमें मुख कम खुलता है, लेकिन ये जो विभाजन है वो मुखाकृति के अनुसार है, तो ये जाता है हमारे पास समृत स्वरों के अंदर। दूसरा आता है विवृत, वर्णों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, अर्थात ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय जो मुख है हमारा पूरा खुल जाता है। तो पूरे जो स्वर हैं उसके अंदर एक ही वर्ण है जिसके अंदर उच्चारण हम करेंगे तो पूरा मुख खुलता है, और उसका नाम है हमारे पास आ। कौन सा है? आ है हमारे पास। तीसरा आता है हमारे पास अर्ध समृत स्वर, जहां उच्चारण में समृत स्वरों से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो तीसरा है हमारे पास अर्ध समृत है कि जहाँ उच्चारण में, अर्थात ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करेंगे तो वहाँ समृत स्वर से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। तो देखो 4 स्वर तो हमारे पास यहाँ आ गए, एक आ गया हमारे पास यहाँ, तो हमारे पास 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। ठीक है, ये वर्ण आपके जो काम में आते हैं वो अधिकतर आते हैं गुण संधि में, काम में। आगे संधि पढ़ेंगे जब आएंगे ये, तो ये 2 वर्ण आते हैं जो गुण संधि में काम में आते हैं, तो इनका जो उच्चारण होता है वो अर्ध समृत होता है। ठीक है, और चौथा आता है अर्ध विवृत। इसमें समृत स्वरों से थोड़ा अधिक और विवृत से थोड़ा कम मुख खुलता है। तो काउंट कर लीजिए आप स्वर, 4, 1 5, 5 और 2 7। अब कौन से जो स्वर बच गए वो इसमें लिख दीजिए आप। जैसे मैं कह सकता हूँ आई और औ। इस प्रकार से री की गणना जो है वो इसमें भी नहीं होगी। उतार लीजिए।